प्रशांत महासागर में इतिहास दोहराया जा रहा है। अमेरिका पुराने द्वितीय विश्व युद्ध के हवाई अड्डों को फिर से जीवित कर रहा है, जिन्हें दशकों से इस्तेमाल नहीं किया गया है। वे आक्रामक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संभावित संघर्ष और क्षेत्र में स्थिति मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। यह रणनीतिक पुनर्जीवन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए एक बड़ा दांव है। अमेरिकी सेना के लिए यह अस्तित्व का सवाल है। चीन के सटीक मिसाइल शस्त्रागार से गुआम में प्रमुख ठिकानों के नष्ट होने का खतरा है, जिससे अमेरिका के प्रशांत क्षेत्र के मजबूत ठिकानों पर खतरा मंडरा रहा है। युद्ध की परछाइयां फिर से उठ रही हैं। इस बार जंग की लकीरें बन गई हैं। ये पुराने हवाई अड्डे 1945 में टिनियन से जापान पर बमबारी जैसे ऐतिहासिक अभियानों में अहम थे। आधुनिक युद्ध के केंद्रीय ठिकानों की ओर बढ़ने पर ये हवाई अड्डे छोड़ दिए गए। लंबी दूरी की मिसाइलों के बढ़ते महत्व से ये छोटे अग्रिम ठिकाने फिर से अहम हो रहे हैं। अमेरिका इन पुराने रनवे को मुख्य रक्षा ठिकानों में बदल रहा है। ऐतिहासिक स्थान जैसे टिनियन, पेलेलियू, बासा एयरबेस और याप इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आधुनिक सैन्य केंद्रों में बदला जा रहा है। रनवे की झाड़ियां हटाकर उसे उन्नत रिफ्यूलिंग और सपोर्ट बेस में बदला जा रहा है। यह पुनर्जीवन चीन से संभावित खतरों का मुकाबला करने की एक रणनीतिक योजना का हिस्सा है। यह सिर्फ रोकथाम नहीं, बल्कि उस संघर्ष की तैयारी है जिसे कई सैन्य विश्लेषक अब अधिक संभावित मानते हैं। चीन ने प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना को निशाना बनाकर हमलों का अभ्यास किया है। बीजिंग के लक्ष्य क्षेत्रीय प्रभुत्व, ताइवान पर नियंत्रण और अमेरिका को एशिया से बाहर करना स्पष्ट हैं। पेंटागन जानता है कि वह सिर्फ इंतजार और देख नहीं सकता। तो यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि प्रशांत क्षेत्र में जो कुछ भी होता है वह वैश्विक सुरक्षा के भविष्य को आकार देगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत क्षेत्र में हवाई अड्डे बेहद महत्वपूर्ण थे। इनका इस्तेमाल बमबारी मिशनों को शुरू करने, सैनिकों को भेजने और महत्वपूर्ण द्वीपों पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता था। इन हवाई अड्डों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को आपूर्ति लाइनों को खुला रखने, बलों को जल्दी भेजने और दुश्मन के इलाके में गहराई तक लंबी दूरी के हमले करने में मदद की। जापान में सबसे प्रसिद्ध हवाई अड्डों में एक टिनियन द्वीप उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में था। यहीं से 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। उस समय टिनियन में सबसे बड़ा B-29 बॉम्बर्स बेड़ा था, जो जापान के खिलाफ अमेरिकी रणनीति का अहम हिस्सा था। 1947 के बाद नॉर्थफील्ड का उद्देश्य नहीं रहा और अमेरिकी सेना ने इसे छोड़ दिया। अमेरिकी सैनिक खाने पीने की चीजों, यूनिफॉर्म और आइसक्रीम मशीनों से भरे गोदाम छोड़ गए थे। असल में स्थानीय लोगों को 2 साल तक खेती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पीछे छोड़ी गई सारी चीजों से उनका गुजारा हो गया था। कुछ लोगों ने छोड़े सैन्य वाहन ले लिए और खराब होने तक उनका इस्तेमाल किया। पुराने B-29 बमवर्षक विमान भी पीछे छोड़ दिए गए थे और बाद में 1950 के दशक में उन्हें धातु के लिए कबाड़ में बेच दिया गया। समय के साथ जंगल ने हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। कुछ पुराने रनवे अब भी दिखते हैं और वहां गाड़ी चला सकते हैं, हालांकि वे जर्जर और घास से ढके हैं। पुरानी इमारतों और बम लोडिंग क्षेत्रों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। इस जगह को युद्ध में भूमिका के कारण राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। रख रखाव के बिना प्रकृति ने अपना कब्जा जमा लिया, क्योंकि जंगल फिर से उगाए और रनवे और इमारतें जर्जर हो गईं। जो एक समय सैन्य रणनीति का हिस्सा था, अब केवल याद है। लेकिन अब दशकों बाद अमेरिका नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए पुराने हवाई अड्डों को फिर से सक्रिय कर रहा है, खासकर चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति से। यह एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट या एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है कि सैन्य विमान छोटे रणनीतिक हवाई अड्डों पर तैनात रहें, ताकि वे लचीले और तैयार हों। इन ठिकानों को फिर से खोलने का मकसद अमेरिका का चीन की सैन्य शक्ति, लंबी दूरी की मिसाइल और दक्षिण चीन सागर के कृत्रिम द्वीपों पर नजर रखना है और जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम रहना है। चीन और आक्रामक तरीके से व्यवहार कर रहा है, यहां तक कि उसने गुआम में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों का अभ्यास भी किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चीन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बॉम्बर्स उस जगह पर हमला कर रहे हैं जो एंडरसन एयरफोर्स बेस जैसा दिखता है। इन अभ्यासों से अमेरिका अपनी सेनाएं अलग अलग जगह तैनात कर रहा है ताकि हमला मुश्किल हो। सेना प्रशांत क्षेत्र में कई एयरफील्ड्स का उपयोग कर यह सुनिश्चित करती है कि बड़ा हमला सभी गतिविधियां न रोक सके। यह रणनीति अमेरिकी सेनाओं को सुरक्षित
और लड़ाई के लिए तैयार रखने में मदद करती है, चाहे सामने कितनी भी शक्तिशाली मिसाइलें क्यों न हो। पुराने एयरफील्ड डेज को बहाल करना सिर्फ इतिहास को याद करने के लिए नहीं है, यह आज की सेना के लिए एक समझदारी भरा कदम है। ये स्थान अमेरिका को खतरों का जवाब देने, सहयोगियों का समर्थन करने और इंडो पैसिफिक में संघर्ष रोकने में मदद करते हैं। तनाव बढ़ता जा रहा है। ये एयरफील्ड फोर्स शांति बनाए रखने और अमेरिका व उसके साझेदारों को तैयार रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। चीन की सेना तेजी से बढ़ रही है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती पैदा कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अपनी सेना पर अधिक पैसा खर्च किया है, जो 2023 में लगभग 285 अरब डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि अनुमान है कि 2024 में चीन का कुल सैन्य खर्च 471 अरब अमेरिकी डॉलर होगा। यह बढ़ोतरी चीन के सेना आधुनिकीकरण, खासकर मिसाइल तकनीक व नौसैनिक शक्ति और विवादित क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान दिखाती है। चीनी सेना ने अमेरिकी सैन्य संपत्तियों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर लक्षित अभ्यास हमले किए हैं, जैसा कि इस फुटेज में दिखता है। चीन की प्रमुख सैन्य रणनीतियों में उसका उन्नत मिसाइल कार्यक्रम शामिल है, जिसे प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी शक्ति को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। उसके शस्त्रागार की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक DF-26 है, जिसे गुआम किलर कहते हैं, क्योंकि यह 4000 किमी से भी अधिक दूरी से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती है। यह मिसाइल सामान्य और परमाणु वारहेड ले जा सकती है, जिससे चीन को इनका उपयोग लचीला बनता है। रिपोर्ट में बताया गया है, डोंगफेंग 26 रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइलें ये पारंपरिक या परमाणु दोनों तरह के वारहेड ले जा सकती हैं। इन मिसाइलों को जल्दी दागा जा सकता है और ये जमीन व समुद्र के लक्ष्यों को सटीक निशाना बनाती है। DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल एक शक्तिशाली हथियार है, जो ध्वनि की गति से 5-10 गुना तेज चलती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें तेज गति, अप्रत्याशित रास्ते, दिशा बदलने और कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण रोकना मुश्किल होती हैं, जिससे मौजूदा रडार सिस्टम से उन्हें पहचानना और ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है। DF-15 की मारक क्षमता 2500 किमी है, जिससे चीन प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। चीन इन मिसाइल सिस्टमों को बेहतर बनाकर अमेरिका की क्षेत्रीय रक्षा और मुश्किल कर रहा है। यहीं पुराने द्वितीय विश्व युद्ध के हवाई अड्डे उपयोगी होते हैं। इन्हें ठीक कर अमेरिका अपने विमान और सैनिक अलग अलग भेज सकता है, जिससे एक हमले में रक्षा का बड़ा हिस्सा नष्ट होने की संभावना घटती है। ये हवाई अड्डे अमेरिकी सेना को अभियान शुरू करने और सहयोगियों की मदद के और विकल्प देते हैं। ताइवान चीन की सैन्य योजनाओं में अहम है। चीनी सरकार ताइवान पर नियंत्रण को सबसे बड़ी प्राथमिकता मानती है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं कि सेना 2027 तक पूरी तरह आधुनिक हो, जिससे आक्रमण की आशंका बढ़ी है। अमेरिका और उसके सहयोगी इस पर नजर रख रहे हैं और संघर्ष के लिए तैयार हैं। प्रशांत क्षेत्र में एयरफील्ड्स को फिर से बहाल करना इस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इससे अमेरिका जरूरत पड़ने पर जल्दी से सैनिकों और आपूर्ति को भेज सकता है। अमेरिका अपने सहयोगियों जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन की सैन्य शक्ति के खिलाफ मोर्चा बना रहा है। सबसे बड़े एयरफील्ड प्रोजेक्ट्स में से एक टिनियन द्वीप पर नॉर्थ एयरफील्ड्स का पुनर्निर्माण है। यह एयरफील्ड द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े मिशनों जैसे परमाणु बम हमलों के लिए इस्तेमाल हुआ था। अब इसे अमेरिकी विमानों के लिए एक अग्रिम बेस के रूप में फिर से जीवित किया जा रहा है। टिनियन ओकिनावा से करीब 1400 मील दूर है, जिससे यह सैन्य अभियानों के लिए उपयोगी स्थान बनता है। अपग्रेड में नया ईंधन भंडारण, विमान पार्किंग और आधुनिक युद्धक विमानों के लिए अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इन सुधारों से टिनियन क्षेत्र में अमेरिकी रक्षा का अहम हिस्सा बनेगा। इन हवाई अड्डों को फिर से चालू करना समझदारी है। इससे अमेरिकी बल बिखर जाते हैं और चीन के लिए एक साथ हमला कठिन हो जाता है। अमेरिकी सेना एक दूसरी द्वीप श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें पलाऊ, याप, टिनियन, गुआम और सैपान शामिल हैं। इन स्थानों की हवाई पट्टियों का उपयोग अमेरिकी विमान कर सकते हैं, जिससे चीन के लिए आसमान पर नियंत्रण मुश्किल होता है। यह व्यवस्था हमलों से बचाव और अमेरिका व सहयोगियों को जरूरत पड़ने पर मिशन शुरू करने की क्षमता देती है। केवल हवाई शक्ति ही चिंता का कारण नहीं, चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत भी इस क्षेत्र में बड़ी चुनौती है। चीनी नौसेना मजबूत हो रही है। कृत्रिम द्वीपों को सैन्य रूप देकर दक्षिण चीन सागर में ज्यादा युद्धपोत तैनात कर रही है। यह कदम शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के लिए खतरा है।
अमेरिका ने गठबंधन मजबूत कर संयुक्त सैन्य अभ्यास और पुराने हवाई अड्डे चालू कर क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ाकर जवाब दिया है। इन कदमों से स्पष्ट है कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा और खतरे से निपटने को गंभीर है। इन निर्देशांकों को ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर खोजें और इन्हें हवाई अड्डे की सीमा के लिए चिन्हित करें। आमतौर पर हमारे पास डंडा या मछेती होती है जिससे हम जंगल में रास्ता बनाते और झाड़ियां हटाते हैं। अमेरिकी सैनिक इन छोड़े गए हवाई अड्डों को साफ कर उन्हें फिर से जीवित करने का कठिन काम कर रहे हैं। चीन के सैन्य विस्तार के साथ अमेरिका को अपनी रणनीति बदलनी होगी ताकि वह मुकाबला कर सके। ये प्रयास अमेरिकी सहयोगियों को आश्वस्त करते हैं कि चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी से निपटने में वे अकेले नहीं हैं। इन एयरफील्ड्स को सक्रिय कर अमेरिका क्षेत्र में अपने सहयोगियों और हितों की रक्षा की प्रतिबद्धता दिखाता है। जैसा कि हमने पहले बताया था, एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी रणनीति है जो अमेरिकी वायु शक्ति को और अधिक लचीला और गिराना मुश्किल बनाती है। एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट सभी सैन्य बलों को एक जगह रखने की बजाय कई छोटे ठिकानों में बांटता है जिससे वे आसानी से निशाना नहीं बनते। इससे दुश्मनों के लिए, खासकर चीन के लिए जिसकी मिसाइल ताकत लगातार बढ़ रही है, सफल हमले करना और भी मुश्किल हो जाता है। इससे अमेरिका तेजी से कार्रवाई कर सकेगा, सेनाएं तैयार रखेगा और जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस जैसे सहयोगियों के साथ करीब से काम करेगा। यह सहयोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है और प्रतिद्वंद्वियों की आक्रामकता को हतोत्साहित करता है। एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट की मजबूती का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है हमले के बाद भी लड़ाई जारी रखने की क्षमता। अगर एक बेस पर हमला हो तो अमेरिकी बल तुरंत दूसरे बेस जा सकते हैं। चीन हाईटेक हथियार बना रहा है जो सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला कर सकते हैं। इसलिए अमेरिकी बलों को अलग अलग फैलाना उन्हें खत्म करना कठिन बनाता है। कई बेस होने से अमेरिका को खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में भी मदद मिलती है, जिससे उसे तेजी से बदलते संघर्ष में जीतने का बेहतर मौका मिलता है। एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट एक हब एंड स्पोक सिस्टम भी इस्तेमाल करता है, जिसे हम वीडियो में आगे बताएंगे। बड़े सुसज्जित बेस और हब छोटे बेस को ईंधन, मरम्मत व आपूर्ति देते हैं। स्पोक्स एंडरसन एयर फोर्स बेस गुआम में दिखाता है कि एक हब प्रशांत में छोटे बेस का समर्थन कैसे करता है। यह प्रणाली अमेरिका को सेनाएं अलग अलग जगह तैनात करने देती है, जिससे दुश्मनों के लिए उन्हें निशाना बनाना कठिन होता है। अमेरिका ईंधन भंडारण, विमान पार्किंग और रखरखाव सुविधाएं जोड़ रहा है। ये उन्नत हवाई अड्डे अमेरिका को विमान लॉन्च करने और संचालन जारी रखने के लिए अधिक विकल्प देंगे, भले ही प्रमुख ठिकानों पर हमला हो जाए। 2024 में अमेरिकी सेना ने एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट रणनीति का बड़े अभ्यासों में परीक्षण कर बलों को जल्दी स्थानांतरित करने और दूरदराज हवाई अड्डों से संचालन की क्षमता दिखाई। इन अभ्यासों से दिखाया गया कि अमेरिका बदलते खतरों में भी संचालन जारी रख सकता है, चाहे ठिकानों पर हमला हो। वायुयान, उपकरण और कर्मियों को अलग अलग स्थानों पर तेजी से तैनात करने का अभ्यास करके सेना ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि अमेरिका विवादित परिस्थितियों में लड़ने और जीतने के लिए तैयार है। 2024 में प्रमुख एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट अभ्यासों में से एक था एक्सरसाइज एजाइल शील्ड, जो सितंबर में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था। इस अभ्यास के तहत अमेरिकी वायुसेना के 48वें फाइटर विंग के 6 F-30-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट्स को नॉरफॉक के रॉयल एयर फोर्स मारहम में तैनात किया गया। उन्होंने ब्रिटिश बलों के साथ रॉयल एयर फोर्स पोसाइडन मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एंड अटैक, एक समुद्री गश्ती विमान, और रॉयल एयर फोर्स कोनिग्सबी व लॉसिमाउ के टाइफून फाइटर जेट्स के साथ प्रशिक्षण लिया। इस अभ्यास ने अमेरिकी और ब्रिटिश बलों की युद्ध स्थितियों में एक साथ काम करने की क्षमता को मजबूत किया, जिससे उनकी वायु सेनाओं के बीच समन्वय बेहतर हुआ। एजाइल शील्ड जैसे सैन्य अभ्यास टीम वर्क की अहमियत दर्शाते हैं। वहीं विदेशों में एयरफील्ड्स बनाना और रखरखाव भी जरूरी है। यह सिर्फ प्रशिक्षण नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामुदायिक संबंध संभालना भी है। इनमें से कई बेस विदेशी देशों में हैं, इसलिए अमेरिका को स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। पलाऊ और फिलीपींस जैसे कुछ देश चीन के खिलाफ अमेरिका की मजबूत मौजूदगी का समर्थन करते हैं। अन्य देश संप्रभुता, पर्यावरणीय नुकसान और सैन्य गतिविधियों के स्थानीय प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट की सफलता के लिए अमेरिका सैन्य लक्ष्यों और कूटनीतिक संबंधों में संतुलन बनाएगा। स्थानीय चिंताओं का समाधान और खुला संवाद मजबूत गठबंधन व सफलता के लिए जरूरी है। 2013 में मरीन कॉर्प्स ने फॉरेजर फ्यूरी 2 अभ्यास हेतु रनवे बेकर का एक हिस्सा मरम्मत किया था। दिसंबर में वहां 1947 के बाद दूसरी बार एक सैन्य मालवाहक विमान उतरा।
अमेरिकी सेना द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने हवाई अड्डों जैसे टिनियन को जापान या दक्षिण कोरिया में प्रमुख ठिकानों पर हमले की स्थिति में संभावित बैकअप बेस के रूप में देखती है। 2023 में अमेरिकी वायु सेना ने नॉर्थ फील्ड में भविष्य की तैयारी के लिए बड़ा सफाई अभियान शुरू किया। वायु सेना ने अपनी 2024 की बजट में मरम्मत के लिए $78 मिलियन अलग रखे हैं, जिसमें टिनियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। पिछले 60 दिनों में ये वाकई उनका शुरू किया काम ऐतिहासिक है और हैरान करता है कि उन्होंने इसे इतनी जल्दी किया। मेजर रोथस्चाइल्ड की टीम को रनवे से वर्षों की झाड़ियों और घास को हटाने का काम सौंपा गया है। विशेष सैन्य इंजीनियरिंग टीमों ने घनी झाड़ियों को हटाया और बड़े हिस्से की सड़क को सुरक्षित किया। नेवी सीबीज ने भी 2 करोड़ वर्ग फुट क्षतिग्रस्त रनवे की सफाई में मदद की। 2024 में हवाई पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए $409 मिलियन की 5 साल की परियोजना मंजूर हुई। अमेरिकी सेना में सुधार हो रहे हैं, जैसे बेहतर रनवे, ईंधन भंडारण और सहायक इमारतें। टिनियन का स्थान इसे एक महत्वपूर्ण बैकअप बेस बनाता है, खासकर जब चीन लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा है जो गुआम के लिए खतरा हैं। हवाई पट्टियों के अपग्रेड से अमेरिकी बलों की कमजोरी कम होती है और त्वरित तैनाती संभव होती है। पलायलियू प्रशांत महासागर में पलाऊ का छोटा द्वीप है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और जापान की बड़ी लड़ाई का स्थल था। आज अमेरिकी सेना हवाई पट्टी को फिर से इस्तेमाल के लिए बना रही है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि हवाई पट्टी पर विमान उतरने, ईंधन भरने और सामान लोड करने के लिए तैयार रहे। पलायलियू पहली द्वीप श्रृंखला के बाहर स्थित है, जिससे यह अमेरिकी सैन्य विमानों का मुख्य बैकअप बेस बनता है। अगर क्षेत्र के अन्य ठिकानों पर कुछ होता है तो पलायलियू मरीन विमानों के लिए एक बैकअप स्थान के रूप में काम कर सकता है। हवाई पट्टी में सुधार से अमेरिकी बलों की आवाजाही आसान होती है और उन्हें निशाना बनाना कठिन हो जाता है। यह अमेरिकी बलों और पलाऊ की सेना को साथ काम करने में मदद करता है। पलाऊ अमेरिका का मजबूत सहयोगी है, उसके ताइवान के साथ अच्छे संबंध हैं और वह चीन के प्रभाव में नहीं आना चाहता। इसलिए अमेरिका पलाऊ को क्षेत्र की सुरक्षा में अहम साझेदार मानता है। पलाऊ लियू एयरफील्ड को अपग्रेड कर अमेरिकी सेना क्षेत्र में जल्दी पहुंचना सुनिश्चित करती है। अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एआई सब कुछ बदल रहा है, नौकरियां, उद्योग, शिक्षा, यहां तक कि अर्थव्यवस्था भी, तो आप अकेले नहीं हैं। रटगर्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 7 अमेरिकी कर्मचारी नियोक्ताओं के एआई इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। 10 में से 3 लोग चिंता करते हैं कि उनकी नौकरी एआई से जाएगी। विशेषज्ञ भी मानते हैं, कई अध्ययन बताते हैं कि 2030 के दशक तक 30% नौकरियां एआई से स्वचालित होंगी और 44% कर्मचारियों की जगह लेंगी। इसका मतलब है कि अगर आप शिकार बनने से बचना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए हमने हाल ही में एक YouTube वीडियो बनाया है जो पर्दे के पीछे की सच्चाई और लोगों की तैयारी बताता है, सिर्फ जिंदा रहने नहीं बल्कि एआई क्रांति का लाभ उठाने के लिए भी। और ये सिर्फ कोडर बनने या अगला चैट जीपीटी बनाने के बारे में नहीं है। ये बताता है कि एआई के विकास से असली फायदा कहां है और आम लोग इसका इस्तेमाल कर सुरक्षित करियर बना रहे हैं। अगर आप भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या विकल्प हैं, तो उस वीडियो को यहां YouTube पर देखें। डिस्क्रिप्शन लिंक या स्क्रीन कार्ड पर क्लिक करें। यह चीन के लिए प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाना और मुश्किल कर देता है। पलायलियू एयरफील्ड को अपग्रेड करके अमेरिकी सेना यह सुनिश्चित करती है कि जरूरत पड़ने पर यह क्षेत्र में जल्दी पहुंचने का एक तेज तरीका है। साथ ही यह चीन के लिए प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना और भी मुश्किल बना देता है। बासा एयरबेस फिलीपींस में द्वितीय विश्व युद्ध में अहम एयरफील्ड था। आज अमेरिका और फिलीपींस इसे एक सैन्य समझौते के तहत बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसे एनहांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कहा जाता है। अमेरिका ने रनवे की मरम्मत, विमान हैंगर का विस्तार और भंडारण तथा आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए $24 मिलियन खर्च किए हैं। बासा एयरबेस दक्षिण चीन सागर के पास एक अहम जगह है जहां चीन आक्रामक गतिविधि कर रहा है। यह बेस अमेरिका और फिलीपींस के बीच संयुक्त हवाई गश्त, सैन्य अभ्यास और सुरक्षा मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेस अपग्रेड कर अमेरिका फिलीपींस सैन्य साझेदारी मजबूत कर रहे हैं। चीन ने फिलीपींस के जल क्षेत्र में जहाज भेजकर और क्षेत्रीय दावा कर उसे चुनौती दी है। बासा एयरबेस पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाकर अमेरिका इन खतरों से फिलीपींस की रक्षा करने में मदद करता है। यह दक्षिण चीन सागर में महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को खुला और सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। बेस को मजबूत करना दर्शाता है कि अमेरिका क्षेत्र में सहयोगियों की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है।
याप माइक्रोनेशिया का एक छोटा द्वीप है जो पहले जापान के अधीन था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने सैन्य हवाई अड्डा बनाया। अब अमेरिकी वायुसेना याप हवाई अड्डे को $400 मिलियन में आधुनिक सैन्य विमानों के लिए अपग्रेड करेगी। अमेरिका रनवे बढ़ाने, ईंधन स्टेशनों में सुधार और नेविगेशन सिस्टम बेहतर बनाने की योजना बना रहा है। यह प्रशांत क्षेत्र में अहम स्थान है जो अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए उपयोगी है। हवाई अड्डे का अपग्रेड अमेरिका को क्षेत्रीय गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेगा, खासकर जब चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन माइक्रोनेशिया में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश कर रहा है और पैसे व विकास का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका याप एयरफील्ड को सुधार कर चीन के प्रभाव का मुकाबला कर रहा है और प्रशांत में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रख रहा है। प्रशांत क्षेत्र में इन पुराने एयरफील्ड्स की मरम्मत एक बड़े योजना का हिस्सा है जिसे हब एंड स्पोक स्ट्रेटजी कहा जाता है। एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट में हम चाहते हैं कि लॉजिस्टिक्स हब से ली जाए, चाहे स्टाफ, कार्गो या एयरक्राफ्ट हो। उन्हें आमतौर पर किसी सख्त जगह जैसे द्वीप या अलग इलाका ले जाकर वहीं ऑपरेशन किया जाए। तो क्या आप वहां से बाहर निकल सकते हैं और उस इलाके से एक सपोर्टिंग फोर्स रख सकते हैं और फिर वापस हब पर आ सकते हैं। आप सपोर्ट के लिए हब इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स हब ऑपरेशन का दिल है। यह सप्लाई, संचार और कमांड जैसे जरूरी समर्थन देता है ताकि सब कुछ सुचारू चले। अब उन पहियों की तीलियों को छोटे सैन्य अड्डों या स्थानों के रूप में सोचें जो किसी क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये तीलियां सैनिक उपकरण और संसाधन तैनाती के स्थान हैं। बलों को फैलाने से सेना को निशाना बनाना मुश्किल होता है और वह खतरों का बेहतर जवाब दे सकती है। इसमें मदद के लिए अमेरिका प्रमुख क्षेत्रों में अपनी रक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है गुआम। गुआम पश्चिमी प्रशांत में स्थित एक अमेरिकी क्षेत्र है और यह सेना के लिए एक रणनीतिक केंद्र जैसा है। अपने स्थान के कारण गुआम मिसाइल हमलों का मुख्य लक्ष्य है, इसलिए अमेरिका वहां मिसाइल रक्षा प्रणालियों को अपग्रेड कर रहा है। इन अपग्रेड्स में थार्ड, पैट्रियट और एजिस जैसी उन्नत तकनीकें शामिल हैं। इन सिस्टम्स को हाईटेक ढाल मानिए जो मिसाइलों को पहचान कर पहले ही नष्ट कर देती है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसका पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, को उन मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है जो बहुत ऊंचाई पर उड़ रही होती हैं। यह एक सुरक्षा जाल है जो खतरों को पहले ही पकड़ लेता है। फिर पैट्रियट सिस्टम है जो कम दूरी से छोड़ी जाने वाली शॉर्ट रेंज मिसाइलों को संभालने में ज्यादा बेहतर है। अंत में एजीस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर समुद्र से आने वाली मिसाइलों से बचाव के लिए किया जाता है। ये सभी सिस्टम मिलकर एक लेयर डिफेंस बनाते हैं जो कई दिशाओं से आने वाले अलग अलग तरह के खतरों से निपट सकते हैं। इन उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और लचीली फोर्स के साथ अमेरिका एक मजबूत नेटवर्क बना रहा है जो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा में मदद करता है। यह न सिर्फ अमेरिकी हितों की रक्षा करता है बल्कि पूरे क्षेत्र को स्थिर बनाए रखने में भी मदद करता है, जो इसमें शामिल सभी की ये शामिल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पुनर्निर्मित हवाई अड्डे दूसरी द्वीप श्रृंखला की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह प्रशांत महासागर में द्वीपों की श्रृंखला है जिसमें टिनियन, पलाऊ, याप, गुआम और सैपान शामिल हैं, जो फिलीपींस सागर के पूर्व में प्राकृतिक अवरोध बनाते हैं। यह श्रृंखला चीन के सैन्य विस्तार के खिलाफ दूसरी रक्षा पंक्ति है। दूसरी द्वीप श्रृंखला को मजबूत करके अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी शक्ति को बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकता है, जिससे चीन को आक्रामक कदम उठाने से रोका जा सकता है और शांति एवं स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। इन पुराने द्वितीय विश्व युद्ध कालीन हवाई अड्डों को पुनर्स्थापित करना आसान नहीं है। इसमें राजनीतिक, तार्किक और रणनीतिक चुनौतियों का समाधान शामिल है। अमेरिका के पास विदेशों में हवाई अड्डे हैं जिनका उपयोग उसे वहां की सरकार की अनुमति से करना होता है। उदाहरण के लिए फिलीपींस में अमेरिका बेसा एयर बेस को एक समझौते के तहत सुधार रहा है जिसे एनहांस डिफेंस को ओन एंड ऑपरेशन एग्रीमेंट कहा जाता है। लेकिन इन देशों में हर कोई इससे खुश नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि विदेशी सैन्य अड्डे देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं या अनचाहे संघर्षों में घसीट सकते हैं। पलाऊ में पर्यावरण और कानूनी समस्याओं से प्रगति धीमी हुई है। देशों को यह भी सोचना होता है कि चीन कैसे प्रतिक्रिया देगा। अगर वे अमेरिका के साथ बहुत करीब से काम करते हैं तो चीन आर्थिक रूप से उन्हें दंडित कर सकता है, जैसे व्यापार में कटौती करना या प्रतिबंध लगाना, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। इन हवाई अड्डों के पास रहने वाले लोगों की भी अपनी चिंताएं हैं। आदिवासी, पर्यावरणविद और स्थानीय लोग सैन्य परियोजनाओं से जमीन छीनने
प्रकृति को नुकसान और जीवन शैली प्रभावित होने को लेकर चिंतित हैं। पलाऊ में कई लोगों ने अमेरिकी रडार सिस्टम का विरोध पर्यावरण को नुकसान के डर से किया। नॉर्दर्न मारियाना द्वीप समूह में चामुरो लोगों ने सैन्य प्रशिक्षण विस्तार का विरोध किया, जिससे उनकी सांस्कृतिक और पवित्र स्थलों को नुकसान हो सकता है। इन चिंताओं के समाधान के लिए अमेरिका को स्थानीय समुदायों से संवाद, पर्यावरणीय अध्ययन और लाभों जैसे रोजगार व बुनियादी ढांचे में सुधार समझाना चाहिए। योजना की सफलता के लिए अमेरिका को शामिल देशों का विश्वास जीतना होगा। यह सिर्फ त्वरित सौदों नहीं बल्कि सभी की मदद करने वाली दीर्घकालिक साझेदारियों के बारे में है। स्थानीय चिंताओं को सुनकर, नौकरियां देकर और संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करके अमेरिका विरोध कम कर सकता है और हवाई अड्डों को लंबे समय तक उपयोगी रख सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव अधिक है और शक्ति बदलती रहती है, इसलिए यह खास मायने रखता है। प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका के लिए नेतृत्व बनाए रखना कठिन हो गया है। चीन सालों से पैसे देकर, सड़कें, बंदरगाह बनाकर और प्रशांत द्वीप देशों से समझौते कर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ये प्रयास अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देते हैं और अमेरिका के लिए इन देशों से समर्थन पाना मुश्किल बनाते हैं। चीन की प्रमुख रणनीति बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसमें वह देशों को रण व वित्तीय सहायता देता है। इसके बदले राजनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत किए जाते हैं। यह गरीब देशों को बुनियादी ढांचा बनाने में मदद करता है, लेकिन इसमें छुपे खर्चे भी होते हैं। कुछ देश चीनी फंडिंग लेकर कर्ज में डूब जाते हैं, जिससे चीन का उनके फैसलों पर दबदबा बढ़ जाता है। इस रणनीति से सोलोमन द्वीप और किरिबाती जैसे देशों ने आर्थिक सहायता व निवेश के बदले ताइवान की बजाय चीन का समर्थन किया है। पैसे के अलावा चीन प्रशांत क्षेत्र में जनमत बदलने की कोशिश करता है। चीनी राज्य नियंत्रित मीडिया और राजनयिक यह संदेश फैलाते हैं कि अमेरिकी सेना एक खतरा है, जिससे स्थानीय लोगों को अमेरिकी ठिकानों और गतिविधियों के प्रति अधिक संदेह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह का प्रभाव अमेरिका के लिए प्रशांत देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना और भी मुश्किल बना देता है। जब लोग मानते हैं कि चीन अमेरिका से ज्यादा लाभ दे रहा है, इन छोड़े हवाई अड्डों को सुधारना बड़ा काम है। कई हवाई अड्डे घने जंगलों में हैं, उनकी सुविधाएं पुरानी हैं या उनमें सैन्य विमानों के लिए मरम्मत जरूरी है। इन परियोजनाओं के लिए बहुत पैसा, कुशल श्रमिक और स्थानीय सरकारों के साथ सहयोग की जरूरत होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सेना के लिए उपयोगी भी हों और समुदाय द्वारा स्वीकार भी किए जाएं। अगर उन्नयन सही नहीं हुआ तो ये हवाई अड्डे अमेरिकी सैन्य अभियानों में मदद नहीं कर सकेंगे। इन्हें अच्छी स्थिति में रखने के लिए नियमित रखरखाव, नई तकनीक और बदलते खतरों की समीक्षा जरूरी है। अमेरिका की कोशिशों के जवाब में चीन की सैन्य प्रतिक्रिया इन पहलों में शामिल बड़े दांव को उजागर करती है। बीजिंग ने अपनी एदोएडिक क्षमताएं तेजी से बढ़ाई हैं, जिसमें उन्नत मिसाइल सिस्टम, बड़ी नौसैनिक गश्त और आक्रामक सैन्य अभ्यास शामिल हैं। ताइवान और दक्षिण चीन सागर के पास ताइवान अमेरिका और चीन के बीच जारी संघर्ष में एक प्रमुख हॉटस्पॉट है। चीन ने ताइवान के पास सैन्य गतिविधि बढ़ाई और वहां अधिक विमान जहाज भेजे हैं। चीन ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए बड़े सैन्य अभ्यास किए हैं। अमेरिका ने सैन्य अभ्यास बढ़ाए, ताइवान को ज्यादा हथियार बेचे और सेनाएं अलग अलग हवाई अड्डों पर तैनात कीं। यह रणनीति चीन के लिए संघर्ष में अमेरिकी वायु शक्ति खत्म करना कठिन बना देती है। अमेरिका चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति से आगे रहने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये अमेरिका को बिना पायलट खतरे में डाले निगरानी और हमला करने देते हैं। ये उड़ने वाली मशीनें घंटों हवा में रह सकती हैं, दुश्मन पर नज़र रख सकती हैं, सैन्य गतिविधियां ट्रैक कर सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर मिसाइल दाग सकती हैं। अमेरिका MQ-9 रीपर जैसे उन्नत ड्रोन जोड़ रहा है, जो खुफिया जानकारी जुटा और हमला कर सकता है। ये ड्रोन ताइवान, जलमरू, मध्य और दक्षिण चीन सागर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीन की सेना पर नज़र रखने में मदद करते हैं। अमेरिका युद्ध में तेज और समझदारी से फैसले लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोजेक्ट फोर्स जैसी पहलों का भी इस्तेमाल कर रहा है। AI, सैटेलाइट, रडार और ड्रोन से मिली जानकारी का विश्लेषण कर कमांडर को खतरों की पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया में मदद करता है। यह मिसाइल लॉन्च या दुश्मन की गतिविधियों का जल्दी पता लगाकर अमेरिका को तैयारी का समय देता है। भविष्य में AI का उपयोग रोबोटिक हथियारों में सैनिकों के साथ लड़ने के लिए हो सकता है। आधुनिक युद्ध केवल हवाई जहाज या बमों से नहीं, ऑनलाइन भी होते हैं। साइबर हमले एक बड़ा खतरा हैं।
इसलिए अमेरिका चीनी हैकरों को गुप्त सैन्य जानकारी चोरी या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा बढ़ाकर और साइबर हमलों से अमेरिका दुश्मन के संदेश रोक सकता है, नेटवर्क बंद कर सकता है और अपनी तकनीक सुरक्षित रख सकता है। ड्रोन, एआई और साइबर युद्ध से अमेरिकी सेना अपनी चीन पर बढ़त बनाए रख रही है। ये तकनीकें अमेरिकी सेना की सुरक्षा, महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा और संघर्ष में क्षेत्र नियंत्रण में मदद करती हैं। अमेरिका सिर्फ अन्य के कंधा या तो सैन्य कारणों से पुराने हवाई अड्डों का पुनर्निर्माण नहीं कर रहा है, वह ऐसा अपने सहयोगियों जैसे जापान, फिलीपींस और पलाऊ का समर्थन करने के लिए भी कर रहा है। क्षेत्र में अमेरिका की मजबूत मौजूदगी से चीन के आक्रामक रूप से कदम उठाने की संभावना कम हो जाती है, खासकर ताइवान और दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रों में। इन ठिकानों का इस्तेमाल तेजी से आपदा राहत पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे यह दिखता है कि अमेरिका एक भरोसेमंद साझेदार है। मित्र देशों के साथ प्रशिक्षण और सहयोग से रिश्ते मजबूत होते हैं और चुनौतियों का सामना आसान होता है। इन हवाई अड्डों का उन्नयन चीन के सैन्य विस्तार को रोकने और इंडो पैसिफिक में शांति बनाए रखने की योजना का हिस्सा है। बेहतर रक्षा, उन्नत तकनीक और मजबूत साझेदारियों से अमेरिका अपने हितों की रक्षा और संघर्ष रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, ये ठिकाने क्षेत्र में सुरक्षा को आकार देने में और भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। इन स्थानों में निवेश से अमेरिका और उसके सहयोगी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहेंगे।